संसद में वक्फ बोर्ड बिल पारित होने के बाद महायुति और महाविकास अघाड़ी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे समेत संजय राउत ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड बिल पर कई सवाल उठाए हैं। इस पर शिंदे शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर इस वक्त हमारे साथ है। सर, वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पारित हो चुका है, कैसे देखते हैं? हालांकि शिवसेना जो है उन्होंने संसद में अपनी भूमिका स्पष्ट की है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कई सवाल उठाए हैं। देखिए, ये उनका फेस सेविंग करने का एक तरीका है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना की विचारधारा को छोड़ दिया है और एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। और ये तुष्टीकरण का ही एक एग्जाम्पल है कि अच्छी चीज़ें अगर हो रही है मुस्लिम समाज के लिए तो सबने उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट नहीं किया। और जिस महाविकास आघाड़ी के वो सदस्य हैं उनके पार्टी के साथ भी वो नहीं रहे, तो एक अपना फेस सेविंग करने के लिए उन्होंने दोहरी नीति अपनाई, ये गलत है। लेकिन आपको खुद श्रीकांत शिंदे ने ये पूछा था, क्या बालासाहेब ठाकरे होते तो क्या ये ऐसे ही सवाल उठाते और क्या यही भूमिका लेती शिवसेना ठाकरे की? और दूसरी बात यह है कि अरविंद सावंत या ओवरऑल जो ठाकरे की शिवसेना है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल में जितने भी अगर जो चीजें उनको नहीं अच्छी लगी, जो उनको गलत लग रही, उसका विरोध उद्धव ठाकरे शिवसेना हमेशा करती रहेगी। देखिए, एक ये ऐसी चीज़ है कि बाबा साहब के विचारों को वो छोड़ चुके हैं, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उनको छोड़ दिया। शिंदे साहब के 60 विधायक चुन के आते हैं और उनके 20 आते हैं, इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना मैंडेट दिया है। उनको उद्धव जी की नीति कांग्रेस के तुष्टीकरण की मंजूर नहीं है, इसीलिए वो एकनाथ शिंदे के साथ रहे और उनके ज़्यादा एमएलए जीत के आए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब 3 टाइम्स जीत के आए हैं। तो ये क्लियर हो गया है। और जो फतवे निकले थे उनके फेवर में, वो तो फतवे ऐसे ही थोड़े निकलते, आपने तुष्टीकरण किया इसलिए फतवे निकले। तो अभी उससे सेव करने के लिए आप दोनों तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। बाला साहब के जो विचार है उनको ही आगे लेके जाना है, और वह काम एकनाथ शिंदे जी ही कर रहे हैं। इस पर संजय राउत जो है वो सवाल उठाते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सरकार किसे बेचेगी, उस जमीन का क्या करेगी, इस पर जो है हम ध्यान देंगे, ऐसा खुद संजय राउत कह रहे हैं। जमीन बेचने का अधिकार बिल्कुल नहीं लिया है। वक्फ बोर्ड एक असेट मैनेजमेंट के लिए क्रिएट किया हुआ प्लेटफॉर्म है। उनसे जो पैसा क्रिएट होगा वो बच्चों के पढ़ाई के लिए, कल्याणकारी योजना के लिए जाना चाहिए। सरकार को उस पर एक नज़र तो रखनी पड़ेगी कि ये जो निर्णय ले रहे सही है या गलत है। अब जो अधिकार कमिश्नर को थे, कलेक्टर को दिए गए, क्योंकि कलेक्टर को कोई भी अप्रोच कर सकता है। वो एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा रेवेन्यू का रिकॉर्ड कलेक्टर के पास रहता है, तो इसमें क्या गलत बात है? उनको ही अधिकार रहेगा क्या करना है, लेकिन वो अधिकार का अच्छी तरह से वो यूज़ करे और समाज के लिए कुछ काम करे, इतना ही इसका मतलब है। और पहली बार जो उनके ही समाज के पीड़ित वर्ग है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, वो रिप्रेजेंटेशन आना एक अच्छी बात है, तो उसको सबको उसका स्वागत करना चाहिए। ये जो गरीब मुस्लिम समाज है उनके हित में ये अमेंडमेंट है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो के बाद जो भी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद आज जो आपके शिवसेना के जो कई नेता है, पदाधिकारी है, उनको जो है पुलिस थाने में बुलाया गया था, जबकि कुणाल कामरा के शो के लिए जो ऑडियंस आई थी उनको भी नोटिस भेजा गया है। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये ताक लगाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक जो हक्कभंग का मामला है उसमें अपनी बाजू वो रख सकते हैं, उसमें बहुत सारी डिस्कशन होगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें से उभर के आएगी और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये अमर्याद अधिकार है। क्या एक उसकी वजह से कोई दंगल होती है, इसी वजह से कोई अनरेस्ट होती है, तो एक संयम से उसका वापर होना चाहिए। वो संयम क्या होना चाहिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोई भी अगर आपको एक अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार का सही वापर होना चाहिए, ऐसे हमारा कहना है। इसीलिए हक्कभंग प्रस्ताव लाए हैं। तो हक्कभंग प्रस्ताव में इस सबके और ये जो पावर है ये सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को दी गई है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कुछ अच्छा निकल के आएगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम भी पुरस्कार करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जिससे समाज में दंगे हो, किसी के भावना को ठेस पहुँचे। तो अब इस तरह से बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये कुछ एक साजिश है एकनाथ शिंदे जी को बदनाम करने की, और उसके तहत ये सब लगता है। अब सच में क्या है इसका पता तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल जाएगा। मंत्रालय से एक जीआर निकला है, जिस जीआर में साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अगर सरकारी फाइल है तो वो पहले अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री अर्थ मंत्री है उनके कार्यालय में जाएगी, उसके बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके कार्यालय में वो फाइल जाएगी, और आखिर में वो फाइल जो है वो देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय जो मुख्यमंत्री है उनके कार्यालय में जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या ये अजित पवार और एकनाथ शिंदे इनके कामकाज पर, इनके फाइल पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है? विपक्ष का ऐसा आरोप है। नहीं, विपक्ष तो आरोप करते रहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों को इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये प्रोसीजर पहले भी अडॉप्ट किया जाता था। 2 DCM के पास जाने के बाद फाइल CM के पास आती थी, सेम अभी वापस वही रिपीट हो गया। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब आप शिक्षा मंत्री थे तब आपने एक फैसला लिया था कि एक राज्य एक यूनिफॉर्म स्कूल का, लेकिन अब इसी फैसले को जो है राज्य सरकार ने रद्द कर दिया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसके पीछे जो इंटेंशन था वो क्लियर कट इंटेंशन था, क्योंकि हम लोग स्काउट एंड गाइड को पूरी शिक्षा व्यवस्था में लाना चाहते हैं। इसका कारण एक है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए, डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाया जाए, क्योंकि हमारे मेंटालिटी में बहुत लोग कुछ काम करने के लिए उनको कम दर्जे का वो लगता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को जब छुट्टियाँ मिल जाती है तो वो मैकडोनाल्ड में जाके काम करते हैं, हर के अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं। वो अपना पैसा कमाते हैं, उसका पॉकेट मनी करके यूज़ करते हैं। तो पैसा जो अपने मेहनत से मिलता है उसको डिग्निटी ऑफ लेबर वो कहते हैं, वो हर एक बच्चे के दिमाग में जाना चाहिए। तो उसके लिए स्काउट गाइड बहुत अच्छा माध्यम है, जिसमें खरी कमाई एक कंसेप्ट है। इतनी अच्छी कल्पना थी आपकी, बाद में आप भी सत्ता में आते हो, आप ही का पार्टी के जो एक सदस्य होते हैं वो मंत्री बनते हैं और आप ही के फैसले को नकार देते हैं। क्या ये अंतर्गत विवाद सामने आ रहा है? नहीं, ये विवाद बिल्कुल नहीं है। ये तो ऐसा है कि दिस इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमने ऐसे सोचा था कि मैं प्रीवियस स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, वो इकट्ठा बैठेंगे और सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कारण वश वो नहीं हो सका। मतलब मैं भी बिजी रहता हूँ, वो भी बिजी रहते हैं, तो हमें इकट्ठा बैठना चाहिए। इकट्ठा बैठेंगे। दूसरा भी जो हमने 30% बोझा कम किया था स्कूल बैग का, उसको भी बदला गया। तो मैंने इसके बारे में उनसे बोला है और मुझे ऐसे लगता है कि इसके बारे में वो सोचेंगे और इसको फिर से डिसीजन ले लेंगे। के लिए तो हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में पूर्व शिक्षा मंत्री जो करंट शिक्षा मंत्री है उनसे बातचीत करके आगे के फैसले लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।